हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। चलिए तो फिर आप सीजी टेट के एग्जाम दिलाने वाले हैं बहुत ही जल्दी। उससे पहले जैसा कि आप सबको पता है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेना और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस क्लास में, इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं आप लोगों के लिए। देखिए सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस है जो कभी ना कभी किसी एग्जाम से पूछे गए हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि व्यापम ना क्वेश्चंस रिपीट करते हैं दूसरे एग्जाम से भी, कई सारे एग्जाम्पल्स हमने ऐसे देखा है ना। तो सारे क्वेश्चंस एक बार जरूर देखिए और समझिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम्स में सीडीपी का पूछने वाले हैं। सीडीपी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम। तो देखेंगे सारे क्वेश्चंस को। उससे पहले जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट टाइम में ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस या मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज दिलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अगर आप टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट दिलाना चाह रहे हैं तो हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज मिलने वाली है बहुत ही कम प्राइस में। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन। पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, देखिए सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में ना कोई उन्नति नहीं होता क्या कहलाता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होता। ठीक है, देखो सीखने की जो गति है या सीखने का जो प्रक्रिया है ना, उसको हम विभिन्न वक्र के द्वारा समझते हैं, है ना। जो सीखने का वक्र के द्वारा हम देखते हैं, सीखने का जो गति होता है वो उससे अलग अलग वक्र का निर्माण होते जाता है ना। स्पीड या गति धीमी होना, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति जहां पर ना सीखना लगभग स्थिर हो जाता है, वो सीखने का पठार कहलाता है। याद रखिएगा, क्या कहलाता है? सीखने का पठार कहलाता है। ली रॉस ने इस नियम को बताया है ना। ली रॉस नाम का एक सीखने से संबंधित साइकोलॉजिस्ट है, जिसने बताया है कि एक समय के बाद सीखने की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है और उसमें कोई परिवर्तन या कोई उन्नति नहीं हो पाता। तो वो वाली स्थिति ना सीखने का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? सीखने का पठार। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये जरूर आप लोग सभी जानते होंगे, है ना। क्रिया प्रसूत अनुबंधन की जब भी हम बात करते हैं तो हम चलते हैं स्किनर की ओर, है ना। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, जिसमें उसने कुछ जीव जैसे चूहा और कबूतर के ऊपर क्या किया था, अपना इस पर प्रयोग करके इस चीज को प्रतिपादित किया था। बाकी अगर हम देखें, है ना, सीएल हल की अगर हम बात करते हैं तो सीएल हल ने पुनर्बलन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है ना। सीएल हल की अगर हम बात करते हैं तो इसने कौन सा सिद्धांत दिया है? पुनर्बलन। ठीक है, डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट है ना, उसकी थ्योरी की एक हमने क्लास में कराया था। बहुत सारे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के इंपॉर्टेंट थ्योरीज आप नहीं देखे होंगे ना, तो जरूर देख लीजिएगा। लगभग 50 साइकोलॉजिस्ट और उनकी थ्योरीज कराए थे एक क्लास में, है ना, इसके जस्ट पिछले क्लास में। तो ये पुनर्बलन के सिद्धांत थॉर्नडाइक तो आप सभी जानते हैं, प्रयास और त्रुटि और सीखने से संबंधित जो विभिन्न थ्योरीज है वो थॉर्नडाइक ने दिए। तो बाकी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का स्किनर को हम जानते हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है ना। बाकी शेष से भिन्न कौन है? देखो, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत है ना। ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत है और सामान्यीकरण का सिद्धांत है। यहां पर अगर आप देखेंगे ना चारों में, तो पहला वाला, सेकेंड वाला और फोर्थ वाला, फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन, ये तीनों ना सीखने से संबंधित सिद्धांत है ना। सीखने से संबंधित विभिन्न सिद्धांत हमने देखा है ना। जैसे सामान्यीकरण का सिद्धांत अगर आप देखेंगे, ठीक है, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में हमको देखने को मिलती है, आई थिंक, है ना। और ये भी सीखने से संबंधित, लगभग सभी सीखने से संबंधित सिद्धांत है। ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत जो है ना, वो ना प्रेरणा से संबंधित सिद्धांत है। ये किससे संबंधित सिद्धांत है? प्रेरणा। ठीक है, प्रेरणा से संबंधित सिद्धांत है ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। ठीक है, तो बाकी से अलग की अगर हम बात करते हैं तो ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत जो कि प्रेरणा से संबंधित एक सिद्धांत है, वो सभी से या बाकी से हमको अलग देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसी को ना ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत को ही आप लोग याद रखिएगा। ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत को ही अंतर्नोदी सिद्धांत भी बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है? ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत को ही अंतर्नोदी का सिद्धांत भी बोला जाता है। इसको आप याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है ना। बीने परीक्षण किस चीज का मापन करता है भाई? हमने पढ़ा है ना, जरूर आप लोग पढ़े होंगे, आई होप। बुद्धि परीक्षण का मापन करता है। ठीक है, स्टैनफोर्ड बीने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो, बुद्धि परीक्षण की जब हम बात करते हैं
ठीक है। तो बीने साइमन के हम जरूर आप नाम सुने होंगे ना, 1905 के आसपास। ठीक है। इसने क्या किया था, बुद्धि परीक्षण को प्रतिपादन किया था, बुद्धि परीक्षण किया था बीने, स्टीफर्ड बीने ने बुद्धि परीक्षण, है ना। ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे आगे, नेक्स्ट को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। क्या? विकास के परिणाम स्वरूप, जब विकास होता है ना तो क्या होता है, नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। ठीक है। तो यह कथन किसने दिया है? यह कथन ना हॉरलॉक ने दिया है, याद रखिएगा। किसने दिया है? हॉरलॉक ने। क्या बोला उसने? विकास के परिणाम स्वरूप जब विकास होती है तो नवीन नए नए विशेषताएं, है ना, और नए नए योग्यताएं प्रकट होती जाती है। तो ये किसका कथन है? हॉरलॉक का कथन है। ठीक। चलो आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए बुद्धि से संबंधित जो भी थियरीज होते हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है ना, सभी को एक बार याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। फिलहाल ये बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत की अगर हम बात करें तो वो तो है स्पीयरमैन। अगर बुद्धि के एक कारक देखो, सबसे पहले बुद्धि का सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? बीने ने किया, है ना, अल्फ्रेड बीने ने। तो बीने ने एक बुद्धि या एक तत्व बुद्धि का प्रतिपादन पहले किया था, उसके बाद उसके ऊपर स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक बुद्धि का प्रतिपादन किया। उसने बताया कि बुद्धि के कितने खंड है, द्विखंड है या द्विकारक। तो ये द्विकारक के सिद्धांत के प्रतिपादक हो गए। फिर बाद में स्पीयरमैन ने ही अपने ही थियरीज में थोड़ा सा चेंज या थोड़ा सा अपडेशन करते हुए इसने फिर से अपने थियरी को अपडेट किया और इसने त्रिकारक, है ना, बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन फिर से इसी ने किया। किसने? स्पीयरमैन ने। बुद्धि के त्रिकारक या त्रिआयामी बुद्धि के सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। तो द्विआयामी या द्विकारक या त्रिकारक, त्रिआयामी बुद्धि अगर हम बोले तो त्रिआयामी बुद्धि अलग हो जाती है, याद रखिएगा। जब भी आपको त्रिआयामी शब्द देखने को मिले तो त्रिआयामी बुद्धि का प्रतिपादन किया था गिलफोर्ड ने। किसने? गिलफोर्ड ने। ये विशेष बात आप याद रखिएगा। ठीक है। द्विकारक, त्रिकारक, द्विखंड बुद्धि, त्रिखंड बुद्धि, ये अलग हो जाता है। त्रिआयामी की अगर हम बात करें या अगर आप देखें तो वो है गिलफोर्ड। ठीक है। बहुबुद्धि सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत की अगर हम बात करें, अगर आपके पेपर में बहुबुद्धि सिद्धांत पूछा जाए, ठीक है, बहुबुद्धि, तो वो है गार्डनर। ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा। ठीक है। बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो गार्डनर बोलेंगे। अगर बहुखंड बुद्धि बोला जाए इसी को, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगर बहुखंड बुद्धि आपको देखने को मिले, बहुखंड बुद्धि का प्रतिपादन, तो बहुखंड बुद्धि का प्रतिपादन पूछे तो थॉर्नडाइक को लगाना, है ना, थॉर्नडाइक। बहुखंड बुद्धि कौन? थॉर्नडाइक। ठीक है। तो इस तरह से सभी आप याद रखिएगा। एक कारक बुद्धि या एक तत्व बुद्धि तो अल्फ्रेड बेने हो जाएगा। द्विकारक या त्रिकारक बुद्धि अगर आपको पूछे तो स्पीयरमैन होगा। त्रिआयामी अगर बोल दे तो गिलफोर्ड होगा। बहुबुद्धि बोले तो गार्डनर होगा। बहुखंड बुद्धि बोले तो थॉर्नडाइक होगा। तो ये सभी बुद्धि से संबंधित जो थियरीज है ना, जो सिद्धांत है, उसको आप विशेषकर याद रखिएगा, पूछ देते हैं कभी भी, है ना। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में पाई जाती है ना? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में, कि मध्य किशोरावस्था में? बढ़िया प्रश्न है ये भी। तो याद रखिए, किशोरावस्था आप सबको पता है विशेषकर ऐसी अवस्था होती है जहां ना बच्चों में विद्रोह की भावना हमको देखने को मिलता है। बहुत सारे अनियमितताएं या बहुत सारे चेंजेस हमको किशोरावस्था में देखने को मिलता है ना। आप सबने विकास के वो बहुत सारे अलग अलग अवस्थाओं के बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो किशोरावस्था की अगर हम पूर्व किशोरावस्था की बात करें तो विद्रोह की भावना सबसे ज्यादा पूर्व किशोरावस्था में दिखाई पड़ती है। ठीक है। पूर्व किशोरावस्था मतलब क्या? लगभग 11-12 साल से लेकर हम 18 साल तक के लगभग एज को किशोरावस्था में काउंट करते हैं, टीन एजेस में। तो शुरुआत के जो एज है उसी में विद्रोह की भावना ज्यादा दिखाई पड़ती है। बाकी मध्य किशोरावस्था और बाद में फिर धीरे धीरे थोड़ा सा मेच्योरिटी आने लगता है और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बच्चों में होने लगती है। बट शुरुआती जो किशोरावस्था है उसमें विद्रोह की भावना ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7-8 को देखिए। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। बाकी अगर हम दूसरा देखें, है ना, सामाजिक विकास को अगर हम देखें तो ऑगस्ट कॉम्टे का नाम हमारे सामने आता है ना। भाषा विकास की अगर हम देखें तो वाइगोत्स्की,
भाषा सामाजिक, ऐसा कुछ कुछ चीजें हमको यहाँ देखने को मिलती है। ठीक, तो बाकी संज्ञानात्मक विकास की अगर हम बात करते हैं या पियाजे की अगर हम बात करते हैं तो सीधा सीधा हमको संज्ञानात्मक विकास सामने आता है, जो कि उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज में से एक है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। अल्बर्ट बैंडुरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो अल्बर्ट बैंडुरा याद रखिएगा वो संबंधित है किससे? सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से। किससे? सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से। ठीक है, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत, अल्बर्ट बैंडुरा। विकास का मनो सामाजिक सिद्धांत अगर हम देखें तो एरिक्सन, आपने या नाम पढ़ा होगा। ठीक है, तो इससे संबंधित है। ठीक है, एरिक्सन से संबंधित है। और विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत तो हमने देखा अभी पियाजे का है ना। और एक हो जाता है व्यवहारात्मक सिद्धांत, ठीक है, जो कि अलग है। तो अल्बर्ट बैंडुरा का हम देखेंगे किसका? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ये भी याद रखिएगा, बैंडुरा के सिद्धांत कई बार पूछे गए हैं। ठीक, आगे कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। कार्य को, किसी भी काम को शुरू करना, जारी रखना और नियमित रखना, ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रेरणा कहलाएगा, संवेदना कहलाएगा, सीखना कहलाएगा कि प्रत्यक्षीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो याद रखिए ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, पिछले एग्जाम्स में किसी भी कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और नियमित करना प्रेरणा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रेरणा का एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर पहला। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता। सीखी हुई बात को स्मरण रखने, याद रखने या फिर से याद करने में असफलता क्या होगा? कल्पना होगा, स्मृति होगा, विस्मृति होगा कि ध्यान होगा? विस्मृति, भूल जाना। विस्मृति मतलब भूल जाना सिंपली, है ना। तो किसी भी बात को ना याद करने की कोशिश करने में असफल होना विस्मृति कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट देखिए। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? है ना, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का आधारशिला ना, या ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वेथिरमर ने रखा था। याद रखिएगा कौन सा प्रश्न क्या है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, हाँ गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की विभिन्न सारे कई सारे ना शाखाएं हम देखते हैं, उसमें से गेस्टाल्टवादी शाखा भी एक है ना। तो उसका जो आधारशिला रखा था मैक्स वेथिरमर ने। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का आधारशिला मैक्स वेथिरमर। ठीक, चलो अगला चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन, किसमें? व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है। ठीक है, जो भी हमारी व्यवहारिक क्षमता होती है उसमें एक तरह का स्थायी परिवर्तन आ जाता है, सापेक्ष स्थायी परिवर्तन आता है हमारे व्यवहार में, परिवर्तन सीधा सीधा, है ना, जो कि एक प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है और वो एक अभ्यास के बाद आता है इस तरह का परिवर्तन। तो क्या कहलाता है भाई व्यवहारिक क्षमता में स्थायी परिवर्तन को? क्या बोलेंगे? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति की अभिक्षमता। ठीक है, तो व्यवहारिक क्षमताओं में जो परिवर्तन होता है ना, या व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है, जो कि एक प्रबलित अभ्यास के परिणाम होता है। एक विशेष अभ्यास के बाद ही हमको किसी भी तरह का सीखना या अधिगम हो पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो अगले चलते हैं, 14th क्वेश्चन को देखिए। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? ठीक है, अलग अलग विकास के सिद्धांत आपने देखा है। कोहलबर्ग का सिद्धांत, जब भी हम कोहलबर्ग की बात करते हैं हमारे सामने नैतिक विकास का सिद्धांत सामने आता है ना। क्या कोहलबर्ग की जब भी हम बात करते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत हम देखते हैं, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, बाकी भाषा विकास, सामाजिक विकास, ये सब हमने अभी चर्चा किया है ना। सामाजिक विकास के अगस्त कॉम्टे हो गए, भाषा विकास सिद्धांत हम वाइगोत्स्की और इनके साथ देखते हैं। ठीक है, बाकी शारीरिक विकास। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा कि कोहलबर्ग की जब भी हम बात करें हम नैतिक विकास का सिद्धांत की ओर चलते। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, अभिप्रेरणा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा मीन्स क्या होता है? मोटिवेशन। अभिप्रेरणा मीन्स मोटिवेशन, है ना। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, की अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। ठीक, तो अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होगा जन्मजात तथा अर्जित, जन्मजात तथा अर्जित। ठीक है, देखो अभिप्रेरणा जो होती है ना, मोटिवेशन जो होता है ना, या तो जन्मजात होता है या तो अर्जित होते हैं। दो तरह से अभिप्रेरणा या मोटिवेशन हम देखते हैं, या तो जन्मजात अभिप्रेरणा या तो
अर्जित अभिप्रेरण, तो उसका वर्गीकरण क्या है, जन्मजात या तो अर्जित। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सीखने के नियम किसने दिया है? सीखने के नियम पावलोव ने दिया है, स्किनर ने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है कि कोहलर ने दिया है? अब यहां कंफ्यूजन हो सकती है ना, लेकिन याद रखिएगा सीखने के नियम की जब भी हम बात करते हैं, है ना, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ऐसे अलग अलग हम नियम देखते हैं। किसका? थॉर्नडाइक का। किसका? थॉर्नडाइक का। तो सीखने का नियम का प्रतिपादन किसने किया है? थॉर्नडाइक ने किया है ना। सीखने के नियम से संबंधित हम अलग अलग कई सारे नियम देखते हैं। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ठीक है, तत्परता का नियम। तो इस तरह से सीखने के नियम का प्रतिपादन की जब भी बात हो, है ना, तो आप याद रखेंगे किसको? थॉर्नडाइक को। सीखने के नियम का प्रतिपादन या सीखने के नियम किसने दिया है? मुख्य रूप से थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? बाल मनोविज्ञान, जब भाई जिसकी मनोविज्ञान है वही तो केंद्र बिंदु हो गया। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु तो अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय नहीं है, बालक है बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु। जिसका मनोविज्ञान, जिससे रिलेटेड साइकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, वही तो उनका सेंटर पॉइंट होगा ना। तो बाल मनोविज्ञान के केंद्र बिंदु कौन होते हैं? बालक। बालक होगा। कौन होगा? बालक ही होंगे, है ना। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सा है? किसके लिए? शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि। ठीक है, तो देखिए भाई शैशवावस्था की जब भी हम बातें करते हैं तो जितने भी यहां पर विधि दिया है, मॉन्टेसरी विधि बोल लो, खेल विधि बोल लो, या किंडरगार्टन विधि बोल लो, सभी विधियां ना महत्वपूर्ण होती है शैशवावस्था के लिए। सारे जो विधि है जो यहां पर दिया गया है वो इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में चलेंगे। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है ना? कौन सा विकास? संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला संवेग, है ना, हमारे संवेग में जो विकास होती है। संवेगात्मक विकास के सिद्धांत की अगर जब हम बात करते हैं तो गोल्डमैन एक नाम आता है, याद रखिएगा ना, गोल्डमैन एक नाम आता है संवेगात्मक विकास की जब भी बात होती है। ठीक है, तो इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है भाई? शारीरिक स्वास्थ्य भी इसको प्रभावित करेगा, मानसिक योग्यता भी प्रभावित करता है संवेग के विकास को, थकान भी प्रभावित करता है। तो सभी, है ना, उपर्युक्त सभी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। मूल्यों के वर्गीकरण, देखो मूल्यों के अलग अलग वर्गीकरण हमने देखा है। आर्थिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य। ठीक है, मूल्यों के बहुत सारे वर्गीकरण होते हैं। ठीक है, लेकिन ये निकेल प्रकरण धनार्जन का मूल्य, ये वर्गीकरण नहीं होता भाई, ये याद रखिए, है ना। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है कभी, कोई टेट में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो मूल्यों के वर्गीकरण में ये वाला ऑप्शन नंबर बी, ये इनके प्रकरण धनार्जन का मूल्य, ऐसा कोई मूल्य नहीं होता भैया ना। बाकी आध्यात्मिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, है ना, इस तरह के डिफरेंट मूल्य हम देखते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, भाषा विकास के सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास के सिद्धांत नहीं है। ठीक है, देखो अनुबंधन का सिद्धांत, भाषा विकास का जब भी सिद्धांत की हम बात करते हैं, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, की परिपक्वता का सिद्धांत। तो भाषा विकास की जब भी हम बात करते हैं तो हम देखते हैं अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत भी देखते हैं, अनुकरण के माध्यम से भी भाषा सीखा जा सकता है, परिपक्वता का सिद्धांत भी देखते हैं। ठीक है, परिपक्वता का सिद्धांत भी हम देखते हैं, मैच्योरिटी, है ना, के बाद के साथ ही जो लैंग्वेज है वो डेवलप होती है। बाकी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ये नहीं होता भाषा विकास के सिद्धांत में शामिल। ठीक है, अनुबंधन, अनुकरण, परिपक्वता भाषा विकास के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, यह भाषा विकास का सिद्धांत है। अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत भाषा विकास के सिद्धांत में नहीं पाया जाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग। एक परिस्थिति में कोई ज्ञान हमने अर्जित किया है, उसका दूसरी परिस्थिति में उपयोग कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? सीखने की विधि कहलाएगा, सीखने में स्थानांतरण कहलाएगा, सीखने में पठार कहलाएगा, कि सीखने में रुचि कहलाएगा? लगभग लगभग प्रश्न क्लियर हो रहा है ना, लगभग लगभग प्रश्न से हमारे आंसर क्लियर है
कि एक जगह सीखी गई जो कोई चीजें हैं उसको दूसरी जगह जो यूज कर रहे हैं वो सीखने में स्थानांतरण ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सीखने में स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। तो शिशु का अधिकांश व्यवहार किसके ऊपर आधारित होगा? मूल प्रवृत्ति के ऊपर, कि नैतिकता के ऊपर, कि वास्तविकता के ऊपर, कि ध्यान के ऊपर? शिशु मतलब छोटा बच्चा, ठीक है। देखिए जब बच्चे जन्म लेते हैं तो कुछ मूल प्रवृत्तियां उनमें होती है और उन्हीं के ऊपर उनका व्यवहार डिपेंड करता है, ठीक है। उनमें किसी भी नैतिकता, वास्तविकता, ये सभी जो चीजें हैं वो देखने को तो नहीं मिलती, ठीक है। बाकी कुछ 14 मैकडोनल्ड ने कुछ मूल प्रवृत्तियां बताई है, 14 मूल प्रवृत्तियां आपने पढ़े होंगे, है ना, किसने? मैकडोनल्ड ने। तो उन मूल प्रवृत्तियों के ऊपर ही ना शिशु के अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, याद रखिए, ठीक है। शिशु का अधिकांश जो व्यवहार है वो मूल प्रवृत्तियों के ऊपर आधारित होती है, ठीक है। चलो बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको टीएटी भी बोला जाता है, का विकास किसके द्वारा किया गया है ना? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है। तो व्यक्तित्व परीक्षण के अंतर्गत आने वाला एक ये व्यक्तित्व परीक्षण में, है ना, व्यक्तित्व परीक्षण में हम क्या पढ़ते हैं? प्राक्षेपिक परीक्षण पढ़ते हैं, है ना। व्यक्तित्व परीक्षण की जब बात होती है ना तो प्राक्षेपिक परीक्षण के अंतर्गत ये प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण होता है, जिसको ना हेनरी मरे ने क्या किया है? इसका विकास किया है। किसने? हेनरी मरे ने, ठीक है, नाम याद रखिएगा, हेनरी मरे ने इसको प्रतिपादित किया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। व्यक्तित्व परीक्षण आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे अलग अलग टाइप के व्यक्तित्व परीक्षण होता है जो पेपर में पूछे जाते हैं ना, उसके अलग अलग टाइप से अलग अलग शाखाएं हैं, तो उन सभी को एक बार देख लीजिएगा, व्यक्तित्व परीक्षण पूछा जाता है, ठीक। चलो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यहाँ पर, हेनरी मरे। कौन सा? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास, ठीक। चलो बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था ना? प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? यहां पर एक ये पॉइंट छूटा है ना, किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय का जो सिद्धांत है वो ना बंडूरा, ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया हुआ एक सिद्धांत है। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय का सिद्धांत कौन? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया हुआ एक सिद्धांत है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन सीरीज खत्म होती है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, पूरे को एक बार अच्छे से देखिए, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जैसा कि हमने शुरू में चर्चा किया, आप इसी तरह के ऐसे ही इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो प्रैक्टिस सीरीज, टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है हमारे ऐप में, ठीक है। हमारा ऐप इंस्टॉल जरूर कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, लर्न विथ हुकुम पटेल के नाम से। वहां आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, सीजी टेट के, शिक्षक भर्ती के, ठीक है। और क्लासेस भी अगर आप चाह रहे हैं तो इंग्लिश का और इंग्लिश लेक्चरर के क्लासेस भी आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। बाकी जो टेस्ट सीरीज है वो अभी आप ले सकते हैं, या तो शिक्षक भर्ती के टाइम में भी उसके लिए भी आपको टेस्ट सीरीज वो काम आ जाएगा, क्योंकि लगभग इसी तरह की चीजें होती है। वैसे शिक्षक भर्ती के लिए प्राइमरी और मिडिल सेक्शन के अलग से टेस्ट सीरीज वहां पर अवेलेबल है, बहुत ही कम दाम में, ठीक। चलो तो फिलहाल इस क्लास में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट और किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।